जय हिंद दोस्तों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कंप्लीट पॉलिटी की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उस टॉपिक की पृष्ठभूमि, रूपरेखा या आउटलाइन पता होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो प्रत्येक टॉपिक की तरह इस टॉपिक में भी हम आज का हमारा टॉपिक क्या है? संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन का अर्थ समझेंगे, संवैधानिक प्रावधान क्या है अर्थात संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है अर्थात किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है, संघीय ढांचे से जुड़े कौन कौन से प्रावधान है तथा संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधान में बहुमत किस तरीके से संशोधन किया जाता है, कुछ ऐतिहासिक संविधान संशोधन के बारे में भी समझेंगे। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक की तरह इस टॉपिक के भी हम शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना है इस टॉपिक के अंतर्गत। और सबसे आखिरी में इस टॉपिक के कुछ एमसीक्यू या पीवाईक्यू जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई पीवाईक्यू नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमसे ये पीवाईक्यू नहीं बना है और क्या कारण है इसका। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान संशोधन का क्या अर्थ होता है। तो संविधान में परिवर्तन, परिवर्तन और निरसन, एडिशन, वेरिएशन और रिप्ले। इसका क्या अर्थ होता है? परिवर्तन का मतलब होता है, परिवर्तन का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐड कर रहे हैं। परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन मतलब कुछ संविधान में ऐड किया जा रहा है। परिवर्तन का अर्थ पहले से है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। निरसन का अर्थ कुछ को समाप्त किया जा रहा है। परिवर्तन का अर्थ है कोई ऐसा प्रावधान जो संविधान में नहीं है तो जोड़ा जा रहा है। परिवर्तन के माध्यम से पहले से कोई प्रावधान संविधान में है लेकिन उसमें परिवर्तन किया जा रहा है और निरसन के माध्यम से उसको समाप्त किया जा रहा है। प्रकृति कैसी है? संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। जो भारतीय संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ये हमारा संविधान संशोधन दर्शाता है। ऐसा नहीं है जो संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिख दिया वही सत्य है या उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान में बदलाव करने की हमें शक्ति देता है। किसको देता है? संसद को। कि संसद समय समय पर देश की जरूरत के अनुसार संविधान में संशोधन कर सके। तो हमारा संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीलापन है अर्थात ये ऐसा भी नहीं है कि संविधान में संशोधन करना बहुत ज्यादा कठोर हो और ऐसा भी नहीं है कि आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सके। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है? संसद को दी गई है। संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है लेकिन जो प्रावधान मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकती। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक कथन के माध्यम से समझते हैं। डॉक्टर बाबा बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे ये बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते तो ये समझा जाना चाहिए कि जनता का उनके साथ नहीं है। 2/3 बहुमत क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। अगर इसमें से आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब संविधान संशोधन, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहा किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 से 68 में किया गया है। 3 से 68 में 3 प्रकार के बताए गए। कौन से? कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, संसद संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि बताई उसमें शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है। अनुच्छेद 368 एक के अंतर्गत शक्ति बताई गई है, 368 2 में प्रक्रिया बताई गई है और 3 से 68 3 में बताया गया कि संविधान संशोधन जो संशोधन की आर्टिकल 13 की जो विधि बताई गई उसके अंतर्गत
ये प्रावधान नहीं आता है। अब क्या शक्ति है इसको हम लोग आगे समझेंगे, क्या प्रक्रिया होती है इसको भी आगे समझेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। जो संविधान में विधि की परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता है। बहुमत कितने प्रकार का होता है? साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, इसके अलावा विशेष बहुमत। तो हम लोग पहले भी साधारण बहुमत के बारे में पढ़ चुके हैं कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, इसको एक कार्यशील बहुमत भी बोलते हैं। पूर्ण बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, प्रभावी बहुमत सदन की प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, इसे आंतरिक बहुमत भी बोलते हैं। इसे सभी तत्कालीन सदस्यों के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब हम संसद वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने साधारण बहुमत को भी समझा, पूर्ण बहुमत को भी समझा, प्रभावी साल बहुमत को भी समझा, इसके अलावा विशेष बहुमत को भी समझा। या हम लोग समझेंगे कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो कौन से बहुमत के माध्यम से किया जाता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके पुरानी वीडियो जरूर देख लें। अगर यहाँ इन संविधान संशोधन को समझाएंगे तो वापस से फिर टाइम उतना ही जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और जिन लोग पहले पढ़ चुके हैं उनका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पर इतना ही बताया जा रहा है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो संसद के पार्ट 2 के अंतर्गत जो संसद वाली वीडियो उसमें पार्ट 2 वाली जो वीडियो है उसके अंतर्गत सबसे पहले ही बहुमत को समझाया गया। 4 प्रकार के बहुमत होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उदाहरण के साथ भी समझाया गया है कि कितने सदस्य के द्वारा वो पारित किया जाता है, सब कुछ समझाया गया है। आप वहां जाकर वो वीडियो में देख लें। जो विशेष बहुमत होता है उसका उल्लेख कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? सदन में कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। जब हम राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो एक आर्टिकल 61 के अंतर्गत हम लोगों ने महाभियोग प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। तो वहां हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। आर्टिकल 249 और 312 में क्या लिखा गया है? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। आर्टिकल 368 में क्या लिखा गया है जिसके माध्यम से संविधान संशोधन किया जाता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो सदन की कुल सदस्य संख्या से आधे से कम ना हो। जैसे सदन की कुल सदस्य संख्या अगर 500 है तो 250 प्लस 1 अर्थात 251 से कम ना हो। या तो 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत और जो सदन में सदस्य हैं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। लेकिन ये पूर्ण जो टोटल बहुमत है दोनों के माध्यम से वो किसी भी कंडीशन में 251 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो बहुमत है वो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। तो मान लीजिए कि अगर हमारी संसद की सदस्य संख्या कितनी कितनी है, मान लीजिए 500 है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 500 है, तो इसका आधा कितना होगा? 250 प्लस 1 मतलब आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो 251 से कम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 61 के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और 249 और 312 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि सदन में जितने सदस्य उपस्थित है और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। इसके लिए ये तीनों प्रावधान विशेष बहुमत के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग वाली प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग राष्ट्रपति वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। या हम केवल संविधान संशोधन वाला टॉपिक कवर करें, उससे जुड़े प्रावधानों के बारे में ही समझेंगे। अगर सभी प्रावधान जितने उनके बारे में बार बार पढ़ेंगे तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा उनका टाइम बार बार बर्बाद हो रहा है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर चैनल पर उन सभी वीडियो को देख लिए। अगर उसके बाद भी आपका डाउट बचता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? साधारण, संसद के विशेष बहुमत और संसद के विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत द्वारा समर्थन। इसका क्या अर्थ है? साधारण बहुमत क्या है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। विशेष बहुमत क्या है अभी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत से किया गया संशोधन संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे प्रावधान जिनमें साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जाता है वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान संशोधन के अंतर्गत केवल विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत या प्लस आधे राज्यों का बहुमत। तो जो
सेकंड प्रकार का और थर्ड प्रकार का बहुमत है वो संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। ये वाला साधारण बहुमत संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता। अर्थात साधारण बहुमत के द्वारा जितने भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं वे संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आते। संविधान संशोधन की कैटेगरी में या कौन कौन से प्रावधान आते हैं, जब संविधान में विशेष बहुमत से कोई संशोधन किया जाता है तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के साधारण बहुमत से किया जाता है तब। अब आगे हम समझेंगे कि विशेष बहुमत के माध्यम से कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे टफ होता है, विशेष बहुमत के अलावा भारत के जो आधे राज्य उनकी विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से भी वो बिल पास करना चाहिए। तो सबसे टफ बहुमत होता है तीसरे प्रकार का बहुमत। अनुच्छेद 368 के तहत केवल दूसरे और तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन आते हैं। तो हमने देखा कि सेकंड और थर्ड प्रकार के संविधान संशोधन के माध्यम से जब कोई संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन की कैटेगरी में आता है, लेकिन साधारण बहुमत के माध्यम से जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आता है। अर्थात आप जितने भी संविधान संशोधन पढ़ते हैं वो विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पास विधेयक होते हैं। संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। कोई भी बिल जो संविधान संशोधन से जुड़ा हो वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अर्थात चाहे वो बिल लोकसभा में पेश किया हो चाहे राज्यसभा में। ऐसा नहीं है कोई भी बिल जो लाया गया वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, नहीं, वो बिल राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। पारित किस तरीके से होगा, दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होगा, अर्थात लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित करना होगा तथा राज्यसभा से भी विशेष बहुमत से पारित करना होगा। विशेष बहुमत का क्या अर्थ है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत या सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, लेकिन ये उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। अगर मान लीजिए कि लोकसभा की, एक एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 100 है तो 50 से 51 अगर 51 लोग उसका सपोर्ट करें, जैसे जब बिल लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में कौन से बहुमत से पास होगा, विशेष बहुमत। तो लोकसभा के लिए विशेष बहुमत क्या होगा, 51 सदस्य। अगर 51 सदस्य उस बिल के पक्ष में हस्ताक्षर करते हैं तो बिल लोकसभा से पास हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी सेम प्रक्रिया होगी, वहां भी विशेष बहुमत से पारित करना होगा। तो दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है। कोई ऐसे संविधान संशोधन भी होते हैं जो संघ से जुड़े होते हैं। संघ से जुड़े कौन कौन से संविधान संशोधन होते हैं या कौन कौन से प्रावधान होते हैं उनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। उनमें विशेष बहुमत की जरूरत तो होती है, प्लस आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि संघ से जुड़ा कोई विषय है उस पर केवल विशेष बहुमत के माध्यम से ही संशोधन किया जा सकता है, नहीं, विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की भी सहमति जरूरी है। संघीय ढांचे से जुड़े कौन कौन से प्रावधान होते हैं जिन पर विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई ऐसे प्रावधान है जिनसे केंद्र प्लस राज्य ये संघ, कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें केंद्र तो प्रभावित हो रहा है साथ साथ राज्य भी प्रभावित हो, तो उस बिल पर संसद के विशेष बहुमत के अलावा जो राज्य होते हैं, अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र तथा राज्य दोनों भाग लेते हैं। संसद के भी सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के भी सदस्य होते हैं। अगर कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है तो उस बिल पर विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई बिल जब संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, दोनों विशेष बहुमत से पारित होने के बाद उस बिल को आधे राज्यों
कि विधान सभा द्वारा भी पारित करना आवश्यक होता है। जो संसद के सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वहां विशेष बहुमत से तथा आधे राज्यों की विधानसभा के साधारण बहुमत से उस बिल को पास करवाया जाता है। अगर कोई केंद्र राज्य की शक्तियों से जुड़ा बिल है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई बिल है, जीएसटी जो कर लगाया उससे संबंधित कोई बिल है, जीएसटी कर में कोई प्रावधान करने की जरूरत है, तो वहां पर विशेष बहुमत तथा इसके अलावा आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों से संबंधित कोई विषय है, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अर्थात जो 4थी अनुसूची है, राज्यसभा में राज्यों के कितने सदस्य होंगे, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होता है, उससे संबंधित कोई विषय है, और अनुच्छेद 368 जिसमें क्या दिया गया, संविधान संशोधन। अगर 368 से संबंधित कोई बिल है तो इन सभी बिलों पर विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। कैसे विशेष बहुमत, लोकसभा या राज्यसभा, वहां दोनों विशेष बहुमत से पास किया जाता है। उसके अलावा जो आधे राज्य उनकी विधानसभा द्वारा वो बिल साधारण बहुमत से पेश किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई बिल है तो लोकसभा में गया, तो लोकसभा में किस बहुमत से पास होगा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का क्या अर्थ है हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहां भी विशेष बहुमत से पास होगा। इन दोनों में पास होने के बाद आधे राज्य, मान लो कितने राज्य, 28, तो 14 राज्यों के पास भेजा जाएगा। इन राज्यों की विधानसभा, क्योंकि विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है, उनकी कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत से वो बिल पास करना होगा। राज्य कौन से बहुमत से पास करेंगे, साधारण बहुमत से। राज्य अर्थात राज्य की विधानसभा। तो हम लोगों ने देखा कि संघीय ढांचे से संबंधित कौन कौन से बिल है या ऐसे कौन से प्रावधान है जिनमें विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। ये सबसे कठिन संविधान संशोधन होता है। जैसे 7वां संविधान संशोधन के बारे में, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या ऐड किया गया, हमने बहुत सारे प्रावधानों के बारे में पढ़ा था कि 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से, जैसे जब हम संसद वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ रहे थे वहां भी हमने पढ़ा था, हाईकोर्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे वहां भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। 24वां संविधान संशोधन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या किया गया, कि राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई और जो संविधान संशोधन बिल है वो राष्ट्रपति की पूर्णोन्नति के बाद नहीं लाया जाएगा। अर्थात जब संविधान संशोधन बिल संसद लाती है तो उस पर उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। और जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है या संघीय ढांचे से संबंधित कोई बिल होता है जो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से तथा आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास केवल एक ही शक्ति होती है, क्या, उसको बिल स्वीकार करना होता है, ना तो अस्वीकार कर सकता है ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या ऐड किया गया, 101 संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी ऐड किया गया। अभी हम इस वीडियो में केवल जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया उसके बारे में समझ रहे हैं कि संविधान में संशोधन किस तरीके से होता है। अगली वीडियो के अंतर्गत अब तक जितने संविधान संशोधन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से क्या ऐड किया गया, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं या जिनकी पूछने की संभावना, उन सभी संविधान संशोधन को हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग अभी प्रक्रिया के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमने आगे वीडियो पढ़ी थी वह हमने जब भी संविधान संशोधन आया तो बोला इसको संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड कर दिया गया, जैसे इस प्रावधान को 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता ये संविधान संशोधन किस तरीके से होता है, इसकी क्यों जरूरत होती है। तो अभी हम इस वीडियो में केवल संविधान संशोधन की जो एक प्रक्रिया होती है, किस तरीके से संविधान संशोधन होता है, कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है, कहाँ विशेष बहुमत लगता है, कहाँ विशेष बहुमत वाला आधे राज्यों का बहुमत लगता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में हम सभी संविधान संशोधन के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या ऐड किया गया, तो जितने भी प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या ऐड किया गया, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान में संशोधन करने का एकाधिकार किसके पास है, अर्थात उसके अलावा कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, तो एकाधिकार किसके पास है, केवल संसद के पास। क्या राज्य संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो नहीं, केवल
संघीय ढांचे से संबंधित कोई प्रावधान है तो वहां राज्यों की अनुमति ली जाती है, वो भी साधारण बहुमत से। लेकिन राज्य संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान संशोधन से संबंधित कोई बिल या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन अगर संघीय ढांचे से संबंधित कोई बिल है तो वो राज्यों की विधानसभा में भी आता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर राज्य चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, नहीं। संविधान में संशोधन करने का एक अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास है। प्रस्तुत संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। बाध्यता मतलब राष्ट्रपति इसको अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता, केवल स्वीकृति देता है। दोनों सदनों में किस बहुमत से पास होता है? विशेष बहुमत से। क्या इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो नहीं। संविधान संशोधन बिल पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, कौन बुलाता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, हमने संसद वाले टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ा था। आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में इतना बताएंगे संसद की संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है। अगर आपको संसद संयुक्त बैठक का पढ़ना है तो संसद का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है उसके अंतर्गत संयुक्त बैठक को डिटेल में समझाया गया है। अब प्रत्येक टॉपिक की तरह जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक के साथ में शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं। शॉर्ट नोट्स क्यों बनवाते हैं? क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के आपके पास शॉर्ट नोट होना जरूरी है। क्योंकि जब अगर मान लीजिए हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसके 100 पेज हो गए, क्या आप एग्जाम से पहले 100 पेज रिवाइज कर सकते हैं? नहीं। अगर 1520 पेज हो तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत आप पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन करके एग्जाम में जा सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा जो पॉलिटी से आएगा। जैसे इस टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि कहां पर उल्लेख है तो भाग 20 में, कौन से आर्टिकल में उल्लेख है तो अनुच्छेद 368 में। उसके बाद पढ़ा किस देश के संविधान से लिया गया है, अर्थात जो संविधान संशोधन वाला प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। क्या संविधान संशोधन के द्वारा मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है? तो नहीं। मूल ढांचा क्या होता है, कब इसको लागू किया गया, इसको हम अलग वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। अनुच्छेद 368 के माध्यम से किस मतलब 3 तरह से किया जाता है। साधारण बहुमत, लेकिन साधारण बहुमत के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, संघीय मामलों पर आधे राज्यों की सहमति। किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों से अलग अलग पास करवाना होता है। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है? नहीं। क्या राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार अस्वीकार कर सकता है? तो नहीं। अभी तक हमने इतने पॉइंट संविधान संशोधन वाले टॉपिक में पढ़े थे, ये सभी हमने एक पेज के अंतर्गत कन्वर्ट कर लिए। अगर आपका कोई पॉइंट छोड़ता है, अगर कोई ऐसे आप कोई पीवाईक्यू लगा रहे हैं किसी एग्जाम के और संविधान संशोधन से संबंधित कोई ऐसा पॉइंट है जो इनसे बाहर है तो आप उसको साथ साथ ऐड करते रहिए। तो आपके पास आखिरी में 15 या 20 पेज कंप्लीट पॉलिटी के होंगे और आप जब चाहे जब 1-1.5 घंटे में कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रत्येक टॉपिक के बाद हमने सभी टॉपिक के साथ साथ में ही शॉर्ट नोट्स बनवाए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। अब इस टॉपिक से संबंधित 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं कि जिससे आपको समझ में आए कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम अभी थ्योरी वाली सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद जब हम पीवाईक्यू वाली सीरीज करेंगे तो वहां इस टॉपिक से कम 50 और अधिकतम 100 पीवाईक्यू करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं अब तक। उन सभी पीवाईक्यू को पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमने नहीं पढ़ा। कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 पॉइंट मिस हो जाते हैं, लेकिन आप किसी के 100 पीवाईक्यू आए तो आपसे 95 पीवाईक्यू जरूर बनेंगे। और जो 5 क्वेश्चन है वो इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित होंगे। जब हम पीवाईक्यू वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमने थ्योरी वाले पोर्शन में नहीं पढ़ा है, तो वहां आपको बताया जाएगा ये पोर्शन हमने वहां पढ़ा था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी पे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि संविधान में संशोधन किस बहुमत के माध्यम से किया जाता है, तो किस बहुमत के माध्यम से किया जाता है? विशेष बहुमत। अगर ऑप्शन में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति है तो आप विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ये 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के बताते हैं अभी। इसके अलावा जो 7 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने,
और सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे भारतीय संविधान का कौन सा भाग और कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या तो भाग पूछा जाएगा या अनुच्छेद पूछा जाएगा, दोनों नहीं पूछे जाएंगे। तो कौन सा भाग हमने पढ़ा था, भाग 20 और अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्या संविधान में संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यकता होती है, तो नहीं, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती तथा राष्ट्रपति के पास केवल एक ही शक्ति होती है, वो संविधान संशोधन बिल को स्वीकार कर सकता है, ना तो अस्वीकार, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके अलावा इसी तरीके से 7 क्वेश्चन है, आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रत्येक स्टूडेंट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपके 7 में से 7 नंबर आने चाहिए और कम से कम 6। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है। आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी है, प्रत्येक जो पॉइंट समझाया गया है वो आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम बार बार बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछे, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। ये 10 क्वेश्चन है, इनके आंसर भी दिए गए, लेकिन आप सभी लोगों की ईमानदारी है कि पहले इन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर मिलाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। चाहे आपके 2 नंबर आए, 4 नंबर, 5, 6, जितने भी नंबर आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। इस तरीके से हमारा संविधान संशोधन वाला टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगली वीडियो के अंतर्गत जितने भी अब तक संविधान संशोधन हुए उसको समझेंगे। जैसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या ऐड किया गया, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या ऐड किया गया, जो मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। जितने भी अब तक संविधान संशोधन हुए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना फीडबैक जरूर बताएं, वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।